हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। सो यस, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव 1। इससे पहले शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जरूर देखना क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपको, राइट। चलिए भाई, तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 की। तो ऑब्जेक्टिव 1 में क्या क्या मिलेंगे हमें? क्वेश्चंस मिलते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शंस और उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा छोटा सा काम है, छोटा सा काम तुम्हें यह करना है कि पेन और पेपर साथ में लेके बैठना है। हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना है, क्योंकि खुद से नहीं किया तो फील नहीं आएगा फिर क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को। देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास में। और ये रहा पहला सवाल जो हमसे बोलता है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, जो कि रोटेट करता है विद अ स्मॉल बट द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। नाउ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exist parallel to the axis of rotation। अब एक मैग्नेटिक फील्ड B exist कर रहा है which is parallel to the axis of rotation। The potential difference between the center of the rod and its end is। आपको potential difference बताना है between the center and its end। So भाई साहब, according to the question मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद तुम खुद से ट्राई कर लेना। 2 मिनट का सब्र कर लो। ये रही रॉड, ये रहा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्सिस। मान लो कैसे भी, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे एक्सिस के साथ पैरेलल में है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डेफिनेटली ये रॉड जो होगी वो कट कर रही होगी। घूमते वक्त क्या करेगी? रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। अगर ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है दैट मींस फ्लक्स में चेंज होगा। एंड अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो ये रॉड हमारी एक सेल की तरह बिहेव करेगी और उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो आपको बताना है कितना है, ठीक है। ये रॉड का एक एंड हो जाएगा X, ये दूसरा एंड हो जाएगा Y और ये सेंटर हो जाएगा C। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉड एंड एन एंड। सेंटर और एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए भाई, खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, देखो क्या आंसर आता है। और हाँ जी भाई, कर लिया ट्राई। अब इससे ज्यादा तो क्या छूट दूं तुम लोगों को, है ना। वीडियो पॉज कर लिया करो। अरे वीडियो पॉज कर लिया करो यार, पॉज करके करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, चलिए भाई। सो यहां पे हमारे पास सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि रॉड रोटेट कर रही है। अब जब रॉड यहां पे रोटेट कर रही है तो कैसे डिफाइन किया जाए इसको, है ना। क्योंकि जब भी हम बात करते थे एक रॉड की जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती थी किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होता था कि नहीं होता था? इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था एंड दैट इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय BVL। तो यहां पे L क्या होता था? रॉड का लेंथ होता था। V क्या होता था? रॉड की वेलोसिटी होती थी। और B होता था मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक तो कहानी सही है, बट दिक्कत यह है ना कि सर यहां पे अगर हम V की बात करें तो V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है। V की बात करोगे तो V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है। हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। जो पॉइंट ज्यादा दूर जाएगा उसके लिए स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहां पे R इंक्रीज होते ही स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी घूमने की। ये वाला पॉइंट कम स्पीड से घूमेगा, ये वाला पॉइंट और ज्यादा स्पीड से घूमेगा। जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे पॉइंट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो हर पॉइंट यहां पे अलग अलग स्पीड से घूम रहा है। अब ये तो दिक्कत होगी यार, अब कैसे हम फॉर्मूला लगाएं इंड्यूस ईएमएफ का? हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट इसका अलग लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है। लीनियर वेलोसिटी की बात करो, मैं ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं वैलिड है। ऐसे केसेस में जब आप लोग फंस जाएंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर अ स्मॉल वाला एलिमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए सेंटर से x डिस्टेंस पे आपने एक छोटू सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। सेंटर से x डिस्टेंस पे आपने क्या किया? एक छोटू सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ dx है। अब ये डिस्टेंस आपने फिक्स कर दी। ये इसकी जो वेलोसिटी होगी लीनियर वाली वो तो फिक्स रहेगी, इसकी वेलोसिटी लीनियर वाली फिक्स रहेगी, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी शो कर रहा था, इसलिए हमें दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया? सेंटर से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज ये डिस्टेंस अब फिक्स कर दिया हम लोगों ने।
ये डिस्टेंस फिक्स कर दिए, आर फिक्स कर दिया, तो वी आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर फिक्स वाला पार्ट मिल जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हम बोलना चाहते हैं कि फॉर द स्मॉल एलिमेंट, छोटा वाला जो एलिमेंट होता है उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ भी छोटा ही होगा। सो डीई बन जाएगा इसका इंड्यूस ईएमएफ। सही बात है कि नहीं है? इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, छोटा सा एलिमेंट है जिसके लिए वी अब फिक्स हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, हर एक पॉइंट पे जो वी है वो अलग अलग हो रहा था, बिकॉज सेंटर से जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज हो रही थी, तो वी भी इंक्रीज हो रहा था। बाहर जाते जाते आर इंक्रीज हो रहा था, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा था। तो हमने क्या किया भाई, एक एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट के लिए सॉल्व किया। मैंने बोला इस एलिमेंट के लिए अगर आपने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया तो पूरा इंटीग्रेट करके पूरे रॉड का मिल जाएगा आपको। तो छोटे से एलिमेंट लिया मैंने x डिस्टेंस पे, तो इंड्यूस ईएमएफ जो बनेगा b इंटू वी इंटू इसका लेंथ कितना होगा dx। इसका लेंथ कितना है dx, तो आपने बोल दिया bv इंटू dx। v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, इसके लिए रेडियस कितना है, x के बराबर है। इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो कितना है, x है। तो इसको लिखेंगे b ओमेगा x dx इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो अगर आपको कंप्लीट इंड्यूस ईएमएफ बताना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे वो देख लेते एक बार। कहां से कहां तक उसने बोला इंटीग्रेट करने के लिए, सेंटर से लेके एंड तक, सेंटर से लेके एंड तक, सेंटर से लेके एंड तक, सिर्फ और सिर्फ सेंटर से लेके एंड तक। सो रॉड का लेंथ कितना था, ओवरऑल रॉड का लेंथ है L, तो ये हो जाएगा L/2। क्या ये बात सही नहीं है? ओवरऑल रॉड का जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ जो है वो कितना है, L है। अगर कंप्लीट लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा, L/2। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से लेके L/2 तक, 0 से लेके L/2। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि L/2 तक ही क्यों लगाई लिमिट आपने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेंटर से लेके किसी एक एंड पे, भले यहां चले जाओ भले यहां चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर से कोई एक एंड पे जाना है, भले y पे जाओ भले x पे आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर पे x का वैल्यू 0, बाहर जाते 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 x का वैल्यू L/2 हो जाएगा। मैंने लिमिट L/2 लगा दी है यहां पे, तो लिमिट लगा दी हमने कितनी, L/2। अब b ओमेगा बीइंग अ कांस्टेंट पार्ट, ये तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेट हो जाएगा x², तो b ओमेगा x²/2 लिमिट लगा देना 0 से लेके L/2 तक। b ओमेगा x का इंटीग्रेशन किया, x²/2 आ गया, लिमिट लग जाएगी 0 से लेके L/2। अब इसको सॉल्व करना है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हमें मिलेगा b ओमेगा/2, x² की जो लिमिट थी वो कितनी थी, 0 से लेके L/2 तक। एक बार अपर लिमिट को पुट करो, एक बार लोअर लिमिट को पुट करो। b ओमेगा/2 L²/4 माइनस का 0। So induced EMF comes out to be B omega L²/8। ये है आपके पास induced EMF in case of the rod। समझ गए कहानी? बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट करना शुरू कर दीजिए। यहां से शुरू करोगे। आपने एलिमेंट वाला पार्ट क्यों लिया, क्यों ना आप ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं, E = BVL वाला। तो भाई साहब ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। सेंटर से जैसे जैसे तुम बाहर आओगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, सेंटर से जैसे जैसे बाहर आओगे रेडियस इंक्रीज होगा, इसलिए वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, लीनियर वाली, लीनियर वेलोसिटी की बात करें। इसलिए हमारे पास दिक्कत हो गई कि ये जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें कौन से की वेलोसिटी पुट करूं, इस फॉर्मूले में किसकी वेलोसिटी पुट की जाए, कौन से वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पुट करूं, कौन से वाले पार्ट की वेलोसिटी पुट करूं, क्योंकि हर एक पार्ट पे अलग अलग वेलोसिटी है। इसलिए हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व करा और उसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके L/2 तक। अब लिमिट यहां पे 0 से लेके L/2 तक इसलिए लगाई बिकॉज क्वेश्चन में बोला है सेंटर से लेके किसी एक एंड तक आपको जाना है। तो सेंटर से एंड की जो डिस्टेंस होती है वो L/2 होती है, तो 0 से L/2 सॉल्व कर लीजिए। ये वाला पार्ट तो सबसे पहले हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, वाला पार्ट नोट। उसके बाद में फिर यहां पे आ जाते हैं, लिमिट लगाइए, अपर लिमिट L²/4 माइनस का 0 और ये b ओमेगा L²/8 बन जाएगा। सो ये है कहानी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। समझ गए? बढ़े आगे, चलो भाई। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, आओ जरा देखें।
A rod of length L rotate with a uniform angular velocity omega. ओमेगा कांस्टेंट है भाई इस बार, ठीक है. About its perpendicular bisector, फिर से वही कहानी perpendicular bisector की. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एग्जिस्ट करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रॉड इज, तो आपको बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, ये आपको बताना है. पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर से किसी एक एंड की बात करी थी, पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर से किसी एक एंड की बात करी थी. इस बार उसने बोला है टू एंड के बीच में कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है. एक बार ट्राई जरूर करो इस क्वेश्चन को. सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है. फिर कर लिया ट्राई, आ जाओ मैं सॉल्व कराने के लिए. चलिए भाई. सो यार यहां पे सब कुछ वही करना है बट लिमिट चेंज हो जाएगी इस बार. तो आ जाओ फिर से वही डायग्राम बनाते हैं. हमारी वो रॉड थी जिसका लेंथ L था, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था और बोला गया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये रॉड रोटेट कर रही थी, ये रॉड रोटेट कर रही थी ओमेगा से. ये सेंटर होता है, ये एक्स होता, ये वाई था, ठीक है. बात यह है कि यहां पे जब ये घूमेगी तो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, फ्लक्स को कट करेगी. फ्लक्स को कट करने की वजह से यहां पे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये एक रॉड एक सेल की तरह बिहेव करेगी. तो हमें ये वाली कहानी तो पता ही है ना, ये वाली कहानी तो आपको पता ही है कि इट इज इक्वल्स टू BVL, राइट. ये वाला कहानी तो सभी को पता है. तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो BVL है. लेकिन बात ये थी कि वही बात कि सेंटर से जैसे जैसे बाहर जाओगे, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है तो V इक्वल्स टू ओमेगा R में V प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के. ओमेगा कांस्टेंट था तो V इक्वल्स टू ओमेगा R में V प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के. तो जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे हर एक पार्ट की अलग अलग वेलोसिटी रहेगी. हर एक छोटे छोटे पार्ट की, पार्ट मतलब ऐसे ऐसे टुकड़े बना लो इसके, हर एक टुकड़े की अलग अलग वेलोसिटी है. तो अलग अलग वेलोसिटी के कारण ये फॉर्मूला लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो फिर से वही कहानी, हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से आएंगे x डिस्टेंस पे, एक एलिमेंट कंसीडर करते हुए जाएंगे dx लेंथ का. तो सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया dx लेंथ का और इस एलिमेंट को बोला कि भाई साहब इस एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट इज गिवन बाय BV इंटू dx, B ओमेगा x dx. तो ये तो समझदार हैं सभी लोग, यहां पे इतना तो जानते ही थे. सो यहां पे DE इक्वल्स टू B ओमेगा, इंटीग्रेट कर देना इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट कहां से कहां तक लगेगी. तो भाई साहब पिछले क्वेश्चन में बोला था सेंटर और किसी एक एंड के बीच में, इसमें बोला दोनों एंड के बीच में कितना होगा. सेंटर पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, इधर जाओगे तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस का L/2, इधर की तरफ जाओगे तो x का वैल्यू होगा प्लस का L/2, इधर की तरफ जाओगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का L/2. सही बात है कि नहीं है. अगर ये सेंटर पे x का वैल्यू 0 है तो इधर जाते जाते L/2 प्लस का और इधर आते आते L/2 माइनस का. तो कहानी में लिमिट जो इस बार लगाने वाले हो वो लगाओगे माइनस के L/2 से लेके प्लस के L/2 तक. तो इस बार लिमिट कहां से कहां तक लगेगी आप लोगों की, माइनस के L/2 से प्लस के L/2 तक. ये है भाई बात. पहले सेंटर से लेके किसी एक एंड की बात करते थे, इस बार दोनों एंड के बीच में बात कर रहे हैं. सेंटर पे x का वैल्यू 0 होगा, इधर जाओगे तो प्लस का L/2 होगा, इधर जाओगे तो माइनस का L/2 होगा, यानी कि y पॉइंट पे प्लस का L/2 मिलेगा और x पॉइंट पे माइनस का L/2 मिलेगा. तो तुम्हें लिमिट पता चल गई. यहां से लेके x और y के बीच में आपको इस बार पोटेंशियल फाइंड करना है. टू एंड, पहला है x दूसरा है y, तो x और y के बीच में आपको फाइंड आउट करना है. तो x पे तो माइनस का L/2 लगा दिया मैंने, y पे प्लस का L/2 वो भी लगा दिया मैंने. अब सॉल्व कर लीजिए. b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स लगा देना माइनस के L/2 से लेके प्लस का L/2. लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा इट विल बी b ओमेगा बाय 2
अपर लिमिट पुट करा प्लस का l/2, इट कम्स आउट बी l²/4। सही बात है क्या? अपर लिमिट पुट करेंगे तो प्लस l/2 का होल स्क्वायर क्या, l²/4 हो गया, माइनस l/2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस ऑफ, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नेगेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर कर रहे हो आप लोग, सो माइनस का l/2 का स्क्वायर भी l²/4 ही बनेगा एंड योर आंसर कम्स आउट बी 0। तो यार किसी को नहीं पता है तो लिख लेना, माइनस का l/2 का स्क्वायर जो होता है वो l²/4 होता है। वैसे तो मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज्ञानी लोग हो, पर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो इस पार्ट में तो वो वाला पार्ट जरूर नोट कर लेना। तो ये बन जाता है l²/4 माइनस l²/4, यहां पे पूरी पिक्चर 0 हो जाएगी। तो यस, आपका आंसर 0 बिल्कुल सही रहेगा यहां पे। सो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो ये कहानी सेम कहानी पिछले वाली थी, बस इस बार x और y के बीच में कर लिया है। पिछले क्वेश्चन में सेंटर और y के बीच में किया था। बस नोट कर लो जल्दी से इसको, कर लिया नोट, बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, इफ द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ओपन अगेन, द क्लोज लूप विल शो। तो क्या होगा भाई बताना जरा। पहले आपने स्विच को क्लोज किया और कुछ समय के बाद ओपन कर दिया, तो जैसे आपने स्विच को क्लोज किया सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से क्या वहां पे इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा, सोचो जरा। और अगर आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये भी बताओ। फिर आपने थोड़ी देर के बाद स्विच को से ओपन कर दिया। स्विच को ओपन करते ही अब जरा बताओ कि वहां पे जो इंड्यूस करंट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है ये, है ना। तो एक बार ट्राई कर जरूर करना इसको। कर लिया ट्राई, आ जाओ मैं। चलिए भाई, तो सबसे पहली बात, जब हमने स्विच को करा क्लोज, स्विच को क्लोज करते ही मैंने देखा कि यार सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। बहुत बढ़िया, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। सो आई इज द करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है, राइट। जब ये करंट आई फ्लो होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में करंट जाने की वजह से सेकेंडरी में यहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और कह सकता हूं करंट इंड्यूस होगा। कैसे, देखो भाई, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो आपके करंट की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ के कहां तक जाएगी, उसके मैक्सिमम वैल्यू तक। जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे करंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज होती होती मैक्सिमम पे जाएगी। तो अब यहां पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां पे करंट की वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग वाले पार्ट में है। तो अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एक वायर कंसीडर कर लीजिए, किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बोलता हूं μ0I/2πr। मान लो इनफाइनाइट वायर है, मानने में क्या जाता है, मान लो इनफाइनाइट वायर है। तो यहां पे करंट अगर इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगा। करंट अगर इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे आपने स्विच को क्लोज किया करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगी, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगी। हालांकि जब हम देखते हैं तो बहुत जल्दी ये सारा काम होता है, बट जरा स्लो मोशन में देखोगे तो ऐसी बातें तुम्हें पता चलेगी, ठीक है। तो स्विच को क्लोज किया, देखा करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे फ्लक्स का चेंज होगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी नो बेटर कि फ्लक्स का चेंज जरूर होता है। और अगर यहां पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस होगा और कह सकता हूं करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। चलिए भाई, पहली बात तो यहां पे करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगी। ऐसे होता है ना, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा ये बाहर की तरफ बनाएगा, वो भी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि लेंज लॉ बोलता है करंट इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। लेंज लॉ यही बोलता था हमसे, जी हां। तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ हम जानते हैं ये बात कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है, या माइनस का डी फाई बाय डी टी होता है।
मतलब अगर फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो इंड्यूस ईएमएफ उस फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। यहां पे फ्लक्स का चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। यहां पे फ्लक्स का चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो करंट इस कॉइल में कुछ इस प्रकार से आएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भिजवा दिया जाए तो क्या होगा? सर एंटी क्लॉकवाइज की वजह से तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ जाएगा, वो तो इसको सपोर्ट कर देगा। फिर समझे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाए तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ हो जाएगा। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, इसने भी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अपोज नहीं कर पाएगा उसको। अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो अंदर की तरफ जाएगा। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बी डैश से मैंने बोल दिया, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी था, ये मैग्नेटिक फील्ड बी बाहर की तरफ आ रहा था, तो कॉइल में करंट इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि वो इसके इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। समझ लो ना बात को? तो यहां पे कॉइल में करंट आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। सो यहां पे आई डैश इज द इंड्यूस्ड करंट। आई डैश क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख लीजिए। आई डैश इज द इंड्यूस्ड करंट, B dash is the induced magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले केस में जब हमने स्विच को क्लोज किया, तो करंट का वैल्यू 0 से उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो करंट की वजह से यहां पे कॉइल के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। करंट की वजह से कॉइल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉइल के अंदर करंट कुछ इस प्रकार से आना चाहिए कि वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया वो बाहर की तरफ था, तो कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जिसके कारण वो अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना सके। कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिससे वो अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना सके, जो कि इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड बी का अपोज करेगा। कर रहा है ना? ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये इसको मारने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जब आपने स्विच को क्लोज किया तो करंट आपका जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब आपने स्विच को यहां पे क्या किया था? क्लोज किया था। उन्होंने बोला आफ्टर सम टाइम इट इज ओपनड अगेन। कुछ समय के बाद आपने स्विच को फिर से ओपन कर दिया। जैसे ही मैं स्विच को ओपन करूंगा करंट की वैल्यू फिर से क्या होगी? ठीक है, इनिशियली केस में तो ऐसा हो रहा था। अब जैसे ही आपने स्विच को फिर से ओपन कर दिया, सो आपकी जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम से कहां पे आ जाएगी? 0 पे आ जाएगी। ये कौन सा केस था? पहला केस जब स्विच को क्लोज किया था, पहला केस। अब दूसरा केस जब स्विच को ओपन कर दिया। स्विच ओपन करते ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 हो जाएगी, यानी कि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और करंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहेगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना। करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने के कारण यहां पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो इसको सपोर्ट करेगा। करंट अब डिक्रीज हो रहा है, स्विच ओपन कर दिया, करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया। अब इस कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से जाएगा कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। तो अगर मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पे बी डैश इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होगा जो कि इसके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा।
पहले क्या हो रहा था, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, तो उसने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया जो कि उसको डिक्रीज कर रहा था। अब इसने देखा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो इसने भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंड्यूस कर दिया जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को, प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर सके। तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा इट विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले तो क्लॉकवाइज करंट आएगा, उसके बाद कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो पहले वाले केस में करंट कैसा रहेगा, जो इंड्यूस करंट है वो कैसा होगा, आई डैश क्लॉकवाइज। दूसरे वाले केस में आई डैश जो होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जा रहा है, जो हमसे बोलता है कि एक क्लॉकवाइज करंट उसके बाद एक एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा इस कॉइल में। तो यहां पे इंड्यूस करंट के लिए कभी कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि ऐसा कैसे हो गया, पहले क्लॉकवाइज जा रहा था अभी एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज होता है। जैसे फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया, इंड्यूस करंट खत्म। ठीक है, हाँ ये वो वाली बात है, ओके टाटा बाय बाय खत्म। तो ये वही हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आया तो करंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स में चेंज होगा नहीं होगा सर, तो इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया। फिर से स्विच को ओपन करते ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे आने लगेगा, करंट डिक्रीज होने लगेगा। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था जो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा जो कि इसके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, बी डिक्रीज हो रहा था तो उसने बी डैश को बाहर ही बना दिया, उसने सपोर्ट कर दिया उसको। समझ गए बात को, पक्का ना? तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलिए भाई। सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोलता है, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द क्लोज्ड लूप इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन द सर्किट कंटेनिंग द स्विच। पिछला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो, बट उसमें एक बार का ध्यान रखना कि जो क्लोज लूप था इस बार वो सर्किट के अंदर है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो जो क्लोज लूप बाहर रखा था उसको अंदर रख देना। पिछले क्वेश्चन का डायग्राम नहीं देखा है तो डायग्राम ये रहा, इस बार इसको आप अंदर रखो और सेम प्रोसेस को रिपीट करो। इस बार आप इसको अंदर रखो और सेम प्रोसेस को रिपीट करो, फिर बताओ इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। समझ गए बात को? ट्राई करो एक बार फटाफट से, देखो क्या आंसर आता है। क्या सोचा तुम लोगों ने, कुछ दिमाग में आई बातें? अरे कुछ नहीं, इस कॉइल को उठा के बीच में रख दो, चलो आ जाओ, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसी सेम सर्किट की बात करूं, अगर मैं इसी सेम सर्किट की बात करूं, यार ये हमने बैटरी तो लगाई नहीं ना, अरे 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 गलती हो गई। सेम सर्किट को फॉलो करेंगे, बस एक मॉडिफिकेशन करना है कि इस बार वो जो आपकी कॉइल थी ना उसको अंदर रख दीजिए, लाके कॉइल को अंदर रख दिया। ठीक है, चलो अब पहला केस, व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। पहला केस जब आप स्विच को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, आई 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 आई। अब यहां पे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की कहानी, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, अंदर की तरफ बन रही है। करंट की वैल्यू जब आपने स्विच को क्लोज किया तो जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 से इंक्रीज होती होती मैक्सिमम तक जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? हाँ जी जाती है। अब सारे के सारी वायर की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सेंटर में अंदर की तरफ आ रहा है। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस वायर्स। तो मैं जस्ट एक समझ जाओ ना तुम लोग क्या होगा, है ना। सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अब देखो पूरा फॉर्मूला लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें इस पे तो नहीं जाना है। हाँ मुझे पता है कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, बोलेंगे सर को नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है, आता है। बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता था। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर को आता नहीं है इसलिए हमें पोपट बना रहे और बोला ऐसे समझ जाओ।
अब क्योंकि ऐसे 4 वायर्स हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी अ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी 4 वायर्स है, हर एक वायर की वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इनको 4 को ऐड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे कुछ भी कर लो तब भी B प्रोपोर्शनल टू I रहेगा ना, कुछ भी कर लो B प्रोपोर्शनल टू I। हाँ जी बिल्कुल, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में यहां पे चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट करंट वांट्स कि हम क्या चाहते हैं। देखो भाई यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग लेवल पे है, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल के अंदर कुछ ऐसा करंट इंड्यूस होना पड़ेगा, करना पड़ेगा जो कि इसको अपोज करे। अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना दें, बाहर बनाने के करंट इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा दें, जिससे कि जो इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ हो जाए। तो इसमें इंड्यूस करंट जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण इस कॉइल का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ हो, बाहर की तरफ हो। तो वो क्या करेगा, अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। देखो भाई अभी मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से, ये प्राइमरी सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वो भी इंक्रीजिंग वे में, ठीक है। इस प्राइमरी सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करवाया, हमने नहीं कराया, उसने खुद से करा है, ठीक है। तो यहां पे करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है बाहर की तरफ, जो कि इसके प्राइमरी सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो पहले केस में जब करंट इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, आई डैश जो हो रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, आई डैश हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। अब हम आएंगे सेकंड वाले केस पे, जहां पे स्विच को मैं ओपन करूं, व्हेन स्विच इज ओपन। सेकंड वाला केस डील करते हैं जब स्विच ओपन कर दिया गया। जब आप स्विच को ओपन करोगे तो करंट का हाल क्या होगा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे आएगा। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा था। तो अब करंट डिक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिक्रीजिंग का केस मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो चलो बताओ भाई अब कहां पे इंड्यूस करें हम लोग, करंट डिक्रीज हो रहा है, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करेगा, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि इसको जो अंदर की तरफ जाए, बोलो हाँ कि ना। अब क्या हो रहा है, देखो पहले क्या हो रहा था, बाहर अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। तो हमने इंड्यूस करंट ऐसे बनाया जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, यानी कि एक ऐसा करंट इंड्यूस कराया जिसकी वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर दी थी। अब क्या हुआ, जब आपने स्विच को ओपन कर दिया तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे आता है, करंट की वैल्यू अब डिक्रीज होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगा, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई बोलो, जब अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो यहां पे करंट ऐसे इंड्यूस होगी जो उसको सपोर्ट कर सके। तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा इट विल बी योर क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज करंट होगा तभी तो अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो यहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा क्लॉकवाइज, आई डैश। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, और जो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी उसको ये सपोर्ट कर देगा, जाके अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रही थी उसको ये क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा। तो यहां पे आई डैश जो आपका आ जाएगा इट विल बी योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस बार क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। सही बात है क्या, सही बात है, देख लो फटाफट से, समझे बात को। सो ये वाला पिक्चर, ठीक है। सो पूरे प्राइमरी सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई थी, प्राइमरी सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई थी। पहले जब हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लगी, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, तो अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था।
तो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल था, सेकेंडरी कॉइल में करंट इस प्रकार से इंड्यूस करेंगे जो कि इसको अपोज कर सके। तो अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने बोला भाई करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा दो। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाता है, तो इसने इसको अपोज कर दिया, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन करते ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे आने की कोशिश करेगा। तो यहां पे करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, अंदर जाते हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगा। देखो ब्लैक कलर से बनाया मैंने, अंदर जाते हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस करे? कॉइल में करंट ऐसा इंड्यूस करो जो कि इसके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर सके। तो हमने बोला भाई ठीक है, तो मैं एक काम करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवा दो जो कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा और इसके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करवा दो जो कि इसके डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा अंदर की तरफ। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज आ गया। तो अगला सवाल जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, उसके यही चारों ऑप्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में ही आपके सारे ऑप्शंस थे, बस सीन अलग था। तो उसमें सबसे पहले तो आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज आया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना। पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बाद में करंट क्लॉकवाइज जाएगा। तो पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज, बाद में करंट क्लॉकवाइज, तो सी ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए बातें? कर लिया नोट? कोई समस्या तो नहीं है इसमें, किसी को भी नहीं? बढ़े आगे? ओके चलिए, सिंपल है ना क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम तो इतनी इजीली सॉल्व कर लोगे इन चीजों को कि मतलब हलवा है बिल्कुल ये। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की, बट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 से ही उठाने थे। ठीक है, चलिए भाई, तो 4th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला है अ बार मैग्नेट इज रिलीज्ड from the rest along the axis of a very long vertical copper tube. After some time, the magnet will stop in the tube, will move with almost constant speed, will move with an acceleration of g or will oscillate. तो एक बार मैग्नेट को रिलीज कर दीजिए फ्रॉम द रेस्ट, एक बार मैग्नेट को रिलीज कर दीजिए फ्रॉम द रेस्ट, और ये कॉपर ट्यूब के ऊपर है। ये कॉपर ट्यूब के ऊपर है। ठीक है, दिस इज योर कॉपर ट्यूब। सो कॉपर ट्यूब है, ये बार मैग्नेट है, इसको मैंने यहां से रिलीज करा है। रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। बार मैग्नेट को थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहां से रिलीज करा रेस्ट पे। अब क्या होगा, बार मैग्नेट में तुम्हें पता है एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल। अब ये बार मैग्नेट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा। सो नीचे की तरफ आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ जी, क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है mg। नीचे कॉपर की ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब वर्टिकल वाली है। अब तुम्हें पता है क्या होने वाला है, क्योंकि ये कॉपर की ट्यूब है तो इसमें भी वही चीज होने वाली है जो तुम सोच रहे हो, जो मैं भी सोच रहा हूं। चलिए भाई, जैसे ये नीचे की तरफ आएगा तो एक फेस पे कुछ तो बनेगा जो कि इसको अपोज करेगा। अरे इंड्यूस करंट की कहानी है यार, इंड्यूस करंट की कहानी है यहां पे भी, इंड्यूस ईएमएफ की कहानी। कॉपर ट्यूब क्या है? कंडक्टर है। कॉपर ट्यूब क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलो भाई ट्राई तो करो एक बार, देखो तो सही क्या आंसर आता है इसका। कर लिया ट्राई? चलिए भाई, कॉपर ट्यूब एक कंडक्टर होता है, ये बार मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो यहां पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ दिखेगी इसको। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो नीचे आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ये मैग्नेट के कॉपर ट्यूब के पास आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होने लगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पे कुछ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा, या करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो इसको अपोज करेगा। हाँ जी बिल्कुल। सो यहां पे ऊपर की तरफ देखो तो आपको करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस करना है जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे।
अभी नीचे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी नीचे आ रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस कीजिए जो कि यहां पे इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। यहां पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। मतलब कि यहां पे हम करंट को क्या करेंगे बोलो तो, अरे यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला नॉर्थ पोल बनेगा यहां पे, ऐसा वाली चीज ये बनाई मैंने, दिख नहीं रही होगी, कचरा सा दिख रहा होगा उसमें, पर समझ जाओ। तो यहां पे भी जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आएगा यहां पे भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जैसे यहां पे नॉर्थ पोल बना तो ये क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला एक रिपल्शन फोर्स, इनके बीच में लगने वाला एक रिपल्शन वाला फोर्स, तो क्या हो रहा है बेसिकली, मैग्नेट के ऊपर mg नीचे की तरफ लग रहा है, रिपल्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और जैसे 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 मैग्नेट पास आ रहा है रिपल्शन फोर्स स्ट्रांग होता जा रहा है, जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आता जाएगा ये रिपल्शन फोर्स और स्ट्रांग होता जाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, बताया था ना ये वाली बातें, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वही तो है ये भी यार, अपॉन m प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे इनके बीच का सेपरेशन कम होगा फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे r डिक्रीज होता है फोर्स इंक्रीज होने लग जाता है। ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, मैग्नेट नीचे आ रहा है, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा और वो करंट ऐसे बनेगा जो कि इसके मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। मैग्नेट नीचे आ रहा है, मैग्नेट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जैसे मैग्नेट पास आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि फ्लक्स यहां पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेरिएबल फ्लक्स है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कुछ इस प्रकार से होगा, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो इसके मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि इसके मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इसके मोशन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ था, तो यहां पे इंड्यूस करंट कुछ इस प्रकार से है जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। तो इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक ऐसा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर की तरफ जो कि इसके मोशन को अपोज कर सके। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को। ये कॉपर की ट्यूब है, ये हमारा वो मैग्नेट है, आ रहा है ऊपर से, ये ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया और यहां पे आके रुक जाएगा। रुका नहीं है, पहले तो स्पीड से आ रहा था फिर एकदम से धीरे हो गया ये। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कॉपर की ट्यूब है, कंडक्टर है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वहां पे करंट आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा तुम्हें तो पता ही है, वो अपोज करेगा, क्योंकि लेंज लॉ यही बोलता है कि जो इंड्यूस करंट होता है या जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ऐसा होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो उसके कॉज को, जिसकी वजह से वो बन रहा है, उसको अपोज करे। यहां पे जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेट नीचे आ रहा था। यहां पे जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेट नीचे आ रहा था। मैग्नेट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, मैग्नेट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे कॉपर की ट्यूब में करंट इंड्यूस होगा, करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा जो कि इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो बेसिकली मैग्नेट नीचे आ रहा है तो मैग्नेट का मोशन नीचे हो रहा है, तो मोशन के अपोजिट में इसने क्या किया, फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। मैग्नेट नीचे आ रहा था तो मैग्नेट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, या फिर मैं कहूं ये नॉर्थ पोल था तो यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल था तो यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा जो कि इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में mg बड़ा था f से, mg बड़ा था f से, क्योंकि ये दोनों दूर दूर थे। जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं f का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे इनके बीच का सेपरेशन कम होता जा रहा है f का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब f और mg दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब f और mg दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उस टाइम पे ये जो बार मैग्नेट है हमारी, ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, जो बार मैग्नेट है हमारे पास वो क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी।
स्टार्टिंग में तो क्या था, mg बड़ा था f से, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरता आ रहा था, बढ़िया एक्सेलरेट करवा रहा था। फिर हमने कॉपर का ट्यूब रखा तो देखा भाई मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और ये कॉपर के पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, कॉपर के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो बी डैश इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, यहाँ पे करंट को मूव करवाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को मूव करवाने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आपका आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही जा रहे हो ना, ऐसे ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हुआ यहाँ पे आई डैश। इस एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनी, जो कि इसके इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही थी। तो इन शॉर्ट मैग्नेट को अपोज कर रही है। या फिर ऐसे समझ लो, नॉर्थ पोल था, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे भी नॉर्थ पोल बन जाएगा जो कि इसको रिपेल करेगा। यहां नॉर्थ पोल था, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे भी नॉर्थ पोल बन जाएगा जो इसको अपोज करेगा। पहले mg आपका f से बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आ रहा है f का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा f का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब आपका f और mg बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे बार मैग्नेट आपका कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो यहां पे बार मैग्नेट ऑसिलेट नहीं कर सकता है, ऑसिलेशन के कोई चांसेस नहीं है, एक्सेलरेशन से नहीं मूव करेगा, स्टॉप नहीं हो सकता है, रुक नहीं सकता है वो यार, है ना। अगर वो रुकेगा कैसे, mg तो लगी रहे ना उसके ऊपर नीचे, तो रुकने वाली बातें नहीं है। बट हाँ, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है। हाँ, अगर वो पहले से ही रेस्ट पे होता तो अलग बात थी, लेकिन पहले से वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। और इनर्शिया ऑफ मोशन आपसे ये कहता है कि अगर आप चल रहे हो तो आप चलते ही रहिए, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया। यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया, बट उसके पास मोशन तो था ना फिर भी। ऑल्दो इसके पास जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया, बट स्टिल उसके पास मोशन है। और इनर्शिया ऑफ मोशन बोलता है कि अगर आपके पास मोशन है तो आप मोशन करते रहिए जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगा दे। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, नेट फोर्स जीरो हो चुका है, तो वो मोशन करता रहेगा, लेकिन हाँ कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा। फिर वो ठीक है, वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा। समझ आ गई बातें ये सभी को? सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया, बढ़े आगे, चलिए जी। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। एंड द क्वेश्चन सेज द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच। यहां पे सोलेनॉइड दिख रहा है, बैटरी और स्विच से कनेक्टेड है। एक कॉपर की रिंग जो कि पास में रखी है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे, यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इट इज योर फ्रिक्शनलेस ट्रैक। The axis of the ring being along the axis of the solenoid, तुम्हें दिख रहा है रिंग का एक्सिस और सोलेनॉइड का एक्सिस सेम है। As the switch is closed, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो रिंग का क्या हाल होगा। पहला ऑप्शन बोलता है रिंग स्टेशनरी रहेगी, दूसरा बोलता है मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, तीसरा बोलता है मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, चौथा ऑप्शन बोलता है मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड और अवे फ्रॉम इट डिपेंडिंग ऑन विच टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना कुछ बच्चों का दिमाग एक्स्ट्रा चलता है और बोलता है कि डी ऑप्शन इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, सो डी ऑप्शन हो सकता है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, तुम्हें दिमाग लगाना है, सोचना है कि क्या होगा। रिंग के नजरिए से देखो, रिंग के नजरिए से, है ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं आके, तो तुम्हें एक दिमाग लगाना है कि तुम्हें जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो इस रिंग की तरफ से देखो। अपनी आंख यहां रख दो, ले जाके अपनी आंख यहां रख दो, यहां से देखो तुम्हें क्या दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो भाई ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। हाँ जी, कर लिया ट्राई, हो गया सॉल्व, मैं कर रहा हूं आके अब सॉल्व। ओके, सो भाई जब हम यहां से देखेंगे तो स्विच को क्लोज करा, जैसे मैंने स्विच को क्लोज करा तो करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, बिल्कुल जाएगा जी, यहां से ऐसे जा रहा है करंट। समझ रहे हो ना करंट कैसे जा रहा है। बहुत बढ़िया। यहां से देखने पे क्या दिख रहा है तुम लोगों को, यहां से देख के ऐसे मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है सर, यहां से देख रहा हूं मैं, तुम भी इधर से देखो सभी लोग, यहां से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। यहां से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है क्या, कि क्लॉकवाइज दिख रहा है।
अरे बोलो, नजरिया है भाई, नजरिए वाली बातें हैं सारी, ठीक है। तो तुम्हें यहां से देखने पे वहां से देखने पे चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। सो इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, कॉइल ये रही, करंट ऐसे आ रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट, इट विल बी हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। सो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला यहां पे जो करंट मुझे मिल रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो ना बात को तुम लोग, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, आपने स्विच को क्लोज किया है, तो करंट की टेंडेंसी क्या है कि वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, यानी कि करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस करंट कुछ इस प्रकार से होगा कि वो क्या करेगा, इसके इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो इस कॉइल में अगर करंट में, इस कॉइल में करंट अगर मैं आई डैश ले लूं जो कि इंड्यूस हो रहा है, और इसको मैं ले लूं ऐसे नहीं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी बाहर यहां की तरफ बनेगी, बी डैश, सही बात है। अगर यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी। इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ध्यान से सुना, करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर तुमने कंसीडर किया है तो यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनता है, इस तरफ। स्विच को जैसे ही क्लोज किया, 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इधर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे करंट ऐसा इंड्यूस करो जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। इधर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी मिलता है जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को बना दूं। तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा जो कि इसको अपोज करेगा। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट है। बोलो भाई, अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? हाँ, अगर दो वायर है जिनमें करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दो वायर्स में करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम तो समझदार हो, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाता है, दो वायर्स में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो तुम समझदार हो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ कि ना भाई, करते हैं कि नहीं करते, बताओ जरा। अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पे एक में करंट है क्लॉकवाइज में, एक में करंट है एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये जो हमारी कॉइल है वो दूर भाग जाएगी। रिपल्शन की वजह से जो हमारी कॉइल है वो क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। अब तुम बोलोगे सर आपको तो क्लॉकवाइज, आपने अपना नजरिया डिफाइन कर दिया, मुझे तो नहीं समझ आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मुझे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा भी नजरिया ले लूंगा, तुम्हारा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफाइन कर दूंगा, पर एक काम करो, तुम पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हारा वो जो दूसरा वाला नजरिया है ना उसको भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको तो नोट कर लो, फिर हम बढ़ते आगे, इसी को दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, नोट करो जल्दी, कर लिया नोट, समझ के बात है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सर आपको दिख रहा है इधर से क्लॉकवाइज, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहां से क्लॉकवाइज, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज की भी कहानी में डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, ऐसा देखो, तुम्हारे नजरिए की बात है यार, अगर तुम्हें वो सब नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है तो चिंता मत करो। जैसे मुझे यहां पे क्लॉकवाइज दिखा था, कईयों को यहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है, तो चिंता मत करना, वो एंटी क्लॉकवाइज से भी सेम आंसर मिलेगा तुम्हें। आ जाओ हम डिफाइन कर देते हैं इसको। मान लीजिए ये जो सोलेनॉइड था हमारे पास, ठीक है, ऐसा था, और यहां पे वो हमारी कॉइल थी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। मैंने बोला कि अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं तो करंट जाता है, करंट गया ऐसे,
अब कईयों को लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ठीक है भाई एंटी क्लॉकवाइज से ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है वो तो सब ठीक है। कईयों को लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम एंटी क्लॉकवाइज से ले लो। तुमने बोला कि सर प्राइमरी में जो करंट था वो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना, अरे मान लो इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल लिया, ये कॉइल ऐसे ऐसे घूम रही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां बनता है। और जैसे आपने स्विच को क्लोज किया था, जब आपने स्विच को क्लोज किया था तो करंट की जो वैल्यू थी वो 0 से मैक्सिमम तक पहुंच रही थी, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा था ऐसे केसेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, मतलब इधर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इधर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा, कॉइल में करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा जो कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहता है। तो कॉइल करंट कुछ इस प्रकार से बनाएगा कि उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब इसमें करंट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ले, क्योंकि करंट अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेगा तो कॉइल को जरा बाहर निकालो, कॉइल को बाहर निकाला, ये सामने रखिए कॉइल, कॉइल ये सामने रखिए, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनी। तो अभी यहां पे इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ भाई रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन या अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा? रिपल्शन, इट विल मूव अवे, है ना, तो ये क्या होगा? मूव अवे होगी, ठीक है। तो भाई ये लो तुम्हारे, अगर तुम्हें वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज दिखता था प्राइमरी में करंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा आंसर अब भी सेम ही आएगा। तो यहां पे मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा था, तुम्हें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो भी चिंता मत करो, आंसर आपका सेम रहेगा, मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड वाला, ठीक है। आंसर आपका अभी भी सेम रहेगा, मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। मेरी ऑब्जर्वेशन जनरली मैं यहां से करता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन में जनरली यहां से करता हूं, तुम अगर यहां से कर रहे हो तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना डायरेक्शंस का, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर अभी भी आपका सेम आएगा, मूव अवे। यहां पे पहले इसमें करंट क्लॉकवाइज था, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज था। आपने बोला कि सर मुझे तो प्राइमरी का करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैंने बोला कोई बात नहीं, देख लो प्राइमरी का करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी का करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी और इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए आप क्या करोगे? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आएंगे, जो कि क्या करेगा? इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये यहां पे देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यहां का करंट क्लॉकवाइज है, तो रिपल्शन होगा। तुम्हें तो पता ही ये वाली बात है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होता है तो अट्रैक्शन होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपोजिट है तो रिपल्शन होता है। तो यहां पे रिपल्शन होगा, ये दूर भाग जाएगा इससे, तो आंसर आपके तब भी सेम रहेंगे। तो इसको भी नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पार्ट बोलता है एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है इनमें से क्या ए ट्रू है, क्या बी ट्रू है, या दोनों ही ट्रू है, या फिर दोनों ही फॉल्स है। तो जरा दिमाग लगाओ, सोचो क्या सही बातें बोल रहा है ये कि गलत बोल रहा है। सोच लिया? सोच लिया तुम लोगों ने? चलो भाई, क्या बोलते हैं? एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को अगर मैं मूव करवा दूं, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को मैं मूव करवा दूं जिसका लेंथ है L, तो यू नो बेटर कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नहीं होगा क्या? हाँ कि होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा जी, हाँ बिल्कुल होगा यार, इसमें बोलने वाली बात ही क्या है सर, ये तो सभी को पता होता है। सो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा गिवन बाय BVL, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज गिवन बाय BVL, राइट। तो अगर एक कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं बोली है, ए ऑप्शन में ट्रू है, ए ऑप्शन। तो सेकंड वाला बोलता है ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल ले लिया,
अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल ले लिया, ये तो ए वाला स्टेटमेंट बोला था मैंने, ये बी वाले स्टेटमेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल ले लिया तो यहां पे फ्लक्स जो होता है विच इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, वो फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। और ये तो बच्चा जानता है कि वेरिएबल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है गिवन बाय माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है? जी हां, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो EMF कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, EMF कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों से ही EMF इंड्यूस हो सकता है। कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो EMF इज गिवन बाय BVL, where B इज द मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे B अगर वेरिएबल हो गया तो फाई वेरिएबल हो जाएगा, और वेरिएबल फ्लक्स की वजह से भी EMF इंड्यूस होता है गिवन बाय माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो हमारे दोनों A और B ट्रू है, तो आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चले भाई, चले कर लिया सॉल्व, हो गया सब इससे। चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द वायर ए बी इज स्लाइड ऑन द फिक्स्ड रेल। तुम्हें दिख रहा है ये रेल है, रेलगाड़ी वाली रेल, हाँ वही रेलगाड़ी जिस पे चलती है उसको रेल बोलते हैं। तो ये भी हमारी एक रेल है, बट इस बार रेलगाड़ी नहीं है, इस बार एक वायर ए बी है जो कि स्लाइड हो रही है ऑन अ फिक्स रेल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ द वायर ए बी इज रिप्लेस्ड बाय अ सेमी सर्कुलर वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल। भाई अगर इस वायर की जगह एक सेमी सर्कुलर वायर लाके रख दिया जाए तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? जरा दिमाग तो लगाओ, सोचो तो सही क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। कर लिया सॉल्व, लगा लिया दिमाग? चलिए भाई मेरी बारी, मैं सॉल्व करूंगा। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहां पे इंड्यूस करंट की बातें कर रहा है। ठीक है, एक रॉड मुझे दिख रही है ए बी जो कि यहां पे मूव कर रही है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो अगर यहां पे रॉड का लेंथ मैंने एल ले लिया और ये एल लेंथ का रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा गिवन बाय BVL। V इज द स्पीड जो कि कांस्टेंट है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर जो कि कांस्टेंट है। नाउ ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? वायर ए बी को रिप्लेस करते हैं सेमी सर्कुलर वायर से। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर वायर से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट जो होगा वो सेम रहेगा क्या? देखो भाई, इंड्यूस करंट जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R। इंड्यूस्ड ईएमएफ है BVL, तो ये हो जाएगा BVL अपॉन R इज योर इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा? BVL अपॉन R। इंड्यूस करंट हो जाएगा BVL अपॉन R। ठीक है, सो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, बहुत बड़ी शाबाश। अब जरा इसकी जगह एक सेमी सर्कुलर वायर लगा देते हैं, तो लोग कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब कर सकते हैं। लो भाई लगा दी। अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा? जरा फॉर्मूले में गौर फरमा के देखना, क्या तुम्हें इसमें कुछ पता चल रहा है इसको देख के कि यार शेप वगैरह पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? वो इंड्यूस करंट शेप वगैरह पे डिपेंड कर रहा है क्या? देखो जरा, इंड्यूस करंट आपका जो है वो शेप पे डिपेंड करता है क्या? इंड्यूस करंट शेप पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं सर, उसको तो मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, स्पीड से मतलब है, लेंथ से मतलब है। अगर इसका लेंथ सेम है तो हमारे पास सेम है। कहानी में कहीं पे लेंथ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो लेंथ मैं सेम मान के चल रहा हूं। रेजिस्टेंस उसमें भी वही था, इसमें भी वही है। तो अगर यहां पे ना तो B चेंज हुआ ना ही V चेंज हुआ और लेंथ के बारे में क्वेश्चन ने नहीं दे रखा, तो मैं इसको भी कांस्टेंट मान रहा हूं। और R भी आपका अगर फिक्स है तो भले इसकी जगह तुम कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर रहेगा यहां पे। सो इट विल रिमेन्स द सेम। समझे बात को? हाँ, तुम बोलोगे सर लेंथ वगैरह, अरे लेंथ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, बोला है सेमी सर्कुलर वायर से रिप्लेस कर दो। तो मैंने बोला लेंथ के बारे में, जब तुम बोल ही नहीं रहे तो मैंने लेंथ को सेम मान लिया और बोला लेंथ हमारी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और इवन रेजिस्टेंस फिक्स है। तो अगर सब कुछ ही फिक्स है तो इंड्यूस करंट आपका यहां पे क्या रहेगा? सेम। इंड्यूस करंट आपका जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो आपका बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा सभी को, फटाफट से नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो गया, बड़े आगे कर लें सॉल्व अगला सवाल। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। Figure shows a conducting loop being pulled out of the magnetic field with the speed v. Which of the four plots shown in the figure may represent the power delivered by the pulling agent as a function of speed? पावर और स्पीड का आपको ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ सही रहेगा, इसको आप बाहर निकाल रहे हो, तुम्हें तो पता ही है जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है ना। हाँ जी, जब इसको अंदर लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ फेंक देता है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब आप इसको बाहर निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर खींचेगा। जब आप इसको बाहर निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर खींचेगा, तो मुझे बाहर की तरफ एक पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पे बेसिकली आपको पावर वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है, तो दिमाग लगाएं जरा, क्या हो सकता है वो ग्राफ। हो गया, मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए भाई, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हमको लगाना है इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लग सकता है इसके ऊपर, विच इज गिवन बाय बी इंटू आई इंटू एल इंटू वी। ठीक है, बी आई एल इंटू वी। जो यहां पे इंड्यूस करंट होगा, इट इज गिवन एज बी वी एल बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। सही बात नहीं है। सो बी डॉट एल डॉट वी डॉट आई की जगह पे बी वी एल बाय आर, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इज योर पावर। ये वो एक्सटर्नल पावर जो आपने सप्लाई की इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो पहली बात तो भाई पैराबोला बनने वाला है यहां पे। कौन बोला, पैराबोला। हाँ, तो भैया पैराबोला बना दो फटाफट से। तो यहां से ए ऑप्शन काट देना, ए ऑप्शन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑप्शन काट देना, ये आर्बिट्रेरी लाइन बना रहा है। सी और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर मैं P वर्सेस V स्क्वायर का कर्व बनाता हूं, यानी कि P वर्सेस V का कर्व बना देता हूं, सो कर्व विल गो लाइक दिस, P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। भैया देखो, ये पैराबोला का मुंह उसकी तरफ बनेगा जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 2 है उससे वो नाराज है, इसलिए उसने अपना बैक उसकी तरफ कर लिया, और ये आपको मिलता है बी वाला ऑप्शन। सो यस, योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। समझे बात को कि नहीं समझे? अरे हाँ ना, चलो भाई नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, देखेंगे क्या बोलता है। Two circular loops of equal radii are placed coaxially at some separation. The first is cut and a battery is inserted in between the drive a current in it. Okay, to drive a current in it. The current changes slightly because of the variation in resistance with temperature. During this period, the loops will attract each other, repel each other, do not exert any force on each other, attract or repel each other depending on the sense of the current. बहुत अच्छी बातें बोली है। 2 कॉइल दे दिए तुम लोगों को, ये रहा पहला कॉइल, ये रहा दूसरा कॉइल। दोनों दोस्त थे, पास पास रहते थे, कोएक्सियली इनको रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, एक के साथ धोखा हो गया, एक के साथ चोट हो गई थोड़ी सी, उसके हाथ हमने बैटरी को लगा दिया ताकि उसमें करंट फ्लो कर सके। तो भाई बैटरी लगाने के बाद अब वो बदल गया सर, अब वो नहीं रहा जिससे हम पहले जानते थे। तो बैटरी लगाने की वजह से वो बदल गया, अब वो नहीं रहा जिसे हम पहले जानते थे, इसमें अब करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, इसमें करंट होने लगा, और करंट जो है स्लाइटली चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस। करंट जो है वो स्लाइटली चेंज हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। तो इस टाइम पे बताओ क्या होगा, क्या ये दोनों कॉइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे? चल देखो, ये दोनों अब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि पहली कॉइल जो थी ये हमारी प्राइमरी कॉइल होती है जिसको कि नंबर 1 बोल देते हैं, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी जिसको कि नंबर 2 बोल देते हैं, और नंबर 1 ने कुछ बदलाव किए हैं जिससे नंबर 2 खुश है कि नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, सो पहले वाले में जैसे बैटरी लगाई, करंट की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होने लगेगी, करंट की वैल्यू 0 से अपनी चरम सीमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी,
उस केस में अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने बैटरी लगाई, यहां पे करंट का फ्लो होने लगा, करंट इंक्रीज होने के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो अच्छा, यहां पे लॉजिक कुछ और नहीं लगेगा, लॉजिक कुछ और नहीं लगेगा। यहां पे जो करंट का चेंज हो रहा था वो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, तो ये वाला लॉजिक मत लगा देना यहां पे कि आई इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है। यहां पे करंट इंक्रीज वाली बातें मत कर देना। यहां पे तुमने स्विच वगैरह को कुछ काम नहीं किया है, तुमने बस यहां पे बैटरी लगा दी और काम शुरू हो गया है ना। अब यहां पे थोड़े बहुत वेरिएशंस करने पड़ेंगे, जैसे कि करंट को अगर चेंज कर रहे हो तो वो करंट का जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। हाँ, तो भाई साहब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो कराओगे तो उसका टेम्परेचर राइज करता है फ्रॉम द फॉर्मूला H इक्वल्स टू I²RT। टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि करंट बढ़ता जा रहा है, करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगा, जो करंट यहां पे फ्लो हो रहा था उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। नहीं समझे बात को? किसी भी सर्किट में, किसी भी डिवाइस में अगर करंट का फ्लो होता है तो उसमें हीट डेवलप होती है और कह सकते हो उसका टेम्परेचर राइज होता है। तुमने भी देखा होगा, तुम जब कंप्यूटर पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, टीवी देखते हो या बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से जब ऑपरेट करते हो तो तुम्हें पता है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस राइज होता है, बिकॉज वी नो बेटर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से बहुत ज्यादा प्यार है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो यहां पे जब करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लगा। अब सर्किट में है क्या, वायर। सर्किट में है क्या, वायर। वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा वो। तो यहां पे बेसिकली करंट डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था प्राइमरी का वो कम बन रहा है। पहली बात, करंट कहां जा रहा है, यहां पे मैंने देखा ये कॉइल को बाहर निकाला तो करंट मुझे ऐसे दिख रहा है। कॉइल को ऐसे पकड़ के, बस ऐसे पकड़ के बाहर निकाल दो, मैंने देखा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट जो होता है वो इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बी बनता है वो इधर की तरफ है, बट वो डिक्रीजिंग है। प्राइमरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, बट वो डिक्रीजिंग है बिकॉज करंट डिक्रीज हो रहा है। तो सेकेंडरी से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है। सेकेंडरी बोलता है, हाय मेरा बेचारा प्राइमरी वाला दोस्त, उसकी बेचारे की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, क्यों ना मैं भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना के इसको सपोर्ट कर दूं। तो इसने भी क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसने भी अपने अंदर करंट को क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया, बिकॉज इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। पहले वाले में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो इसने भी क्या किया, अपने अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा था और इधर बनता हुआ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था। तो इसने भी क्या किया, एक इंड्यूस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरीज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, बी डैश क्या करेगा, बी को सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए इसने करंट अपने अंदर कहां पे गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो द इंड्यूस्ड करंट विल बी, सो यहां पे जो इंड्यूस करंट होगा आई डैश, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जो इंड्यूस करंट होगा आई डैश, वो कहां होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसमें भी करंट क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। दोनों में अगर करंट एक साथ घूम रहा है तो भाई इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। समझे बात को? दो दोस्त थे, पास पास रहते थे, एक में बैटरी लगा दी तो उसमें करंट फ्लो होने लगा, और साथ में बोल दिया कि जो करंट का जो भी वेरिएशन आएगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से आना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था तो इसके टेम्परेचर में राइज हो गया। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, जूल्स लॉ से पता ना, H इक्वल्स टू I²RT, जितना करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। तो भाई इसमें करंट फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर का राइज हुआ, टेम्परेचर राइज की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ करंट यहां पे डिक्रीज हो गया, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई। यहां पे अभी तक कहीं पे रेजिस्टेंस का काम नहीं आ रहा था,
से पहला क्वेश्चन आया जिसमें करंट डिक्रीज कर रहे हैं बिकॉज रेजिस्टेंस के बारे में उसने बोला है हमें, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब इसका पहले प्राइमरी सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बन रहा था, टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट की तरफ डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट की तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो भाई सेकेंडरी वाले ने देखा कि यार अपना ही दोस्त है यार, कुछ भी हो कैसा भी हो अपना ही दोस्त है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो सेकेंडरी वाले ने अपने अंदर करंट इंड्यूस किया कुछ इस प्रकार से, सेकेंडरी वाले ने अपने अंदर करंट इंड्यूस किया कुछ इस प्रकार से ताकि वो इसको सपोर्ट कर सके। लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट इंड्यूस किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट क्या करता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। यहां पे देखो ये रही सेकेंडरी कॉइल, यहां पे ऐसे उतार के लेके आए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, उंगलियां घुमाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया। तो इसने भी क्या किया, अपने अंदर करंट इंड्यूस किया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिससे कि वो अपने दोस्त के मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने से बचा सके। तो इसने अपने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर बना दिया। इसमें भी करंट क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट क्लॉकवाइज, तो यहां पे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ना कि रिपेल करेंगे। दोस्त है भाई, दोस्त तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, रिपेल थोड़ी करते हैं ना। नहीं समझे बात को? बहुत टफ हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर बहुत ज्यादा, बस दिमाग घूम गया हमारा, हम तो परेशान हो गए। अरे नोट कर लो यार, इतना हलवा सवाल है, बस तुम्हें इतनी सी बातें पता होनी चाहिए थी। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता हमसे। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलिए जी। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, अ स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट. The plane of the loop contains the axis of the solenoid. If the current in the solenoid is varied, the current induced in the loop is. तो भाई एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसको आपने सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा सोलेनॉइड, इसके अंदर हमने एक लूप को रखा हुआ है एंड द लूप इज प्लेस लाइक कि उसका जो एक्सिस है सोलेनॉइड का एक्सिस और लूप जो है वो सेम प्लेन में, सोलेनॉइड का एक्सिस और लूप दोनों क्या है, सेम प्लेन में। तो ये रहा हमारा वो लूप, तो लूप और सोलेनॉइड दोनों सेम प्लेन में है। मतलब अगर एक्सिस ऐसे जा रही है सोलेनॉइड की, अगर एक्सिस का प्लेन ये है तो लूप भी ऐसे ही रखा है, समझ गए? ये रहा लूप, ये रहा लूप और ये जा रही एक्सिस, ये रहा लूप और ये जा रही एक्सिस, परपेंडिकुलर नहीं रखा है एक्सिस के। ऐसा नहीं है कि लूप ऐसे रखा और एक्सिस ऐसे बन रही है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये अगर लूप है तो ये एक्सिस ऐसे जा रही है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है? तो अगर करंट इन द सोलेनॉइड इज वैरिड, अगर सोलेनॉइड में जो करंट जा रहा था आई, उसको मैं वेरिएबल बना दूं, तो आई को अगर मैंने वेरिएबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो सोलेनॉइड का होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया तो लूप से जो फ्लक्स बन रहा था वो कितना हो जाएगा, लूप की वजह से जो फ्लक्स बन रहा था। देखो पहली बात तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, या तो ऐसा बनेगा सर या फिर वो उधर की तरफ बनेगा। मैंने बोला ठीक है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप का जो एरिया वेक्टर है वो कहां की तरफ आएगा, लूप का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। अरे ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, वही तो बोला था। ये लूप है, ये एक्सिस है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बनती है, एरिया वेक्टर बाहर आता है, एरिया वेक्टर बाहर आएगा, एक्सिस इधर जाएगी, एक्सिस इधर, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस 9t शून्य। तो भाई यहां तो फ्लक्स ही नहीं है, अरे यहां तो फ्लक्स ही नहीं है सर, तो यहां पे इंड्यूस करंट कितना होगा फिर, क्योंकि इंड्यूस करंट होता है माइनस का 1/r डी फाई बाई डी टी। यहां पे जो प्लेन ऑफ द लूप है ना, कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। हाँ अगर यहां लिखता द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो समझ आता कि लूप का जो प्लेन है, जिस प्लेन में लूप है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पर वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो पैरेलल है। तो यहां पे जो प्लेन का एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री की कहानी, फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो के तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो गया। क्या बोलते हो, सी ऑप्शन हो सकता है क्या इसका? समझे बात को? तो प्लेन को अगर आपने परपेंडिकुलर रखा होता एक्सिस के साथ, प्लेन को अगर आपने परपेंडिकुलर रखा होता एक्सिस के साथ तो फिर भी काम बन जाता, बट अब ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो क्या करें फिर,
कुछ नहीं, जीरो कर दो फ्लक्स को। फ्लक्स अगर जीरो के तो इंड्यूस करंट विल बी जीरो। समझे ना बात को? कर लिया ना नोट ये वाला पार्ट? कर लिया ना नोट तुम लोगों ने? बढ़े आगे अगले सवाल पे। ओके, सो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो हमसे कहता है अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव इन इट्स प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। A uniform and a constant magnetic field B exist along the perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. The current induced in the loop is। भाई साहब बोला गया एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है L और ये रेजिस्टेंस R है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी V जो कि किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर लग रही है उससे मूव कर रहे हैं। एंड यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म है, फैला हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरी जगह पे है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, अंदर चल रहा है अभी, है ना। तो यहां पे आपको बताना है कि कितना करंट इंड्यूस हो रहा है लूप में। तो जल्दी से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है तुम्हारा। कर लिया ट्राई? मैं आ जाऊं सॉल्व कराने के लिए? चलिए भाई मेरी बारी। अगर हम यहां पे बात करें तो मुझे तो एक बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या आपने कॉइल का एरिया चेंज किया? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं चेंज किया सबने। क्या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है? नहीं सर। क्या कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है? नहीं सर। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चले जा रही है? हाँ सर। ना तो वो अंदर जा रही है ना तो वो बाहर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की कोई चांसेस नहीं है। यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट रहेगा। इन शॉर्ट द फ्लक्स विल बी BA cos ऑफ थीटा। यहां पे तो थीटा भी तुम्हें पता चल गया होगा कितना बनना है, या तो 0 डिग्री बना लो या फिर 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा BA। भाई देखो क्या होता है ना कि अगर आपको इंड्यूस करंट चाहिए ना तो आपको फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। यू वॉन्ट अ वेरिएबल फ्लक्स, नॉट द कांस्टेंट फ्लक्स। कांस्टेंट फ्लक्स से हमारा क्या फायदा है ना। अगर मुझे करंट इंड्यूस करवाना है तो मुझे वेरिएबल फ्लक्स चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करने से मुझे 0 मिल जाता है। ठीक है, सो यहां पे योर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो कि आपको ये बताता है कि जो इंड्यूस करंट होगा लूप में वो 0 है। हां, अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर देते। अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देते। बट ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो कांस्टेंट हो गया। एरिया ऑफ द कॉइल या फिर एरिया ऑफ द लूप सेम है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट होते ही यहां पे ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना ही इंड्यूस्ड करंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन। हमारा फायदा तब होता है जब फ्लक्स वेरिएबल होता है, बिकॉज d∅dt किसी भी कांस्टेंट पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हो यू विल गेट द आंसर 0। सो यहां पे इंड्यूस्ड करंट 0 आएगा। सो यह है कहानी क्वेश्चन नंबर 12 की। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस सेशन को, क्योंकि ये आखिरी सवाल था। अपार्ट फ्रॉम दिस उम्मीद कर रहा हूं जो ये 12 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं सब के सब समझ आए होंगे। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमें समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो दोबारा देखो ताकि वो डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो। और वो वीडियो दोबारा कहां देखनी है तो उसके लिए आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे हमने सारी की सारी वीडियोस को रख रखा है, एक प्लेलिस्ट बना दी है सारी वीडियोस की। सो कभी भी तुम्हें किसी भी वीडियो में कोई डाउट आता है तो वेबसाइट पे आओ, उस प्लेलिस्ट में जाओ और अपने वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, है ना। ऐसा करने से आप बहुत सारा टाइम अपना बचा लेते हो और उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप लोग करते हो क्वेश्चन सॉल्विंग में। बिकॉज देखो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो को इधर उधर जाके ढूंढना ना पड़े, सीधा वेबसाइट पे आके ही आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो बस हमारा मेन टारगेट ही है, आपका टाइम बचना चाहिए। कोई भी यहाँ पे प्लेलिस्ट जाते हो, किसी भी कोर्स में जब आप जाते हो तो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहता है जो कि आपको ये बताता है कि वो कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। सो वो सब कुछ यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा है ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं है आपको कि बार बार वीडियोस देखनी पड़ रही है, अच्छा ये हमारे काम की है कि नहीं है ना, वो सब आपको यहीं से पता चल जाएगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोगों को करना है जाने से पहले, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी करो, वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं
हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट बहुत है, और वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम। उन सारे अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और तो और इस सेशन को शेयर भी करना है। हर उस बच्चे तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए जिसको सच में इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो ना। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिजिक्स का फील अगर आ रहा है, तो लाइक तो बनता है ना फिर तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।